हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंडो पाठशाला। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सब क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द अनुशीलम समिति। अनुशीलम समिति के फाउंडर कौन थे? प्रमाथ नाथ मित्रा, विनायक दामोदर, पुलिन बिहारी दास या फिर भगत सिंह। ओके, तो इसका आंसर रहेगा प्रमाथ नाथ मित्रा। ठीक है, प्रमाथ नाथ मित्रा ने अनुशीलम समिति को इस्टेब्लिश किया था। अब हम इसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अनुशीलम समिति वॉज द इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन और ये प्रमाथ नाथ मित्रा ने इस्टेब्लिश करी थी कब? 1902 में। ठीक है, 1902 में मिदनापुर बंगाल के अंदर इस्टेब्लिश करी थी और इसमें दो प्रोमिनेंट आर्म्स थी ईस्ट और वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखते हैं। व्यायाम मंडला जो है वो चापेकर ब्रदर्स ने इस्टेब्लिश करी। मित्र मेला जो है वो सावरकर ब्रदर्स ने फाउंड की। अनुशीलम समिति हमने देखा प्रमनाथ नाथ मित्रा। अभिनव भारत विनायक दामोदर, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सन्याल, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत नौजवान सभा जो है वो भगत सिंह ने करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये सभी सारी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये लास्ट की चार तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी ये था कि भारत नौजवान सभा किसने इस्टेब्लिश करी, और ये भी बार बार अलग अलग एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द आर्मी, इंडियन आर्मी फ्री गोवा फ्रॉम द पोर्तुगीज। ठीक है, पोर्तुगीज से गोवा को फ्री इंडियन आर्मी ने कब करवाया? 1956, 1959, 1961 या 1967? सो इट इज़ 1961। ठीक है, 1961 में गोवा को फ्री करवाया पोर्तुगीज से। तो देखिए, इंडियन आर्मी फ्रीड गोवा फ्रॉम द पोर्तुगीज ऑन द 17 दिसंबर 1961 को। और द आर्म्ड एक्शंस वॉज कोड नेम्ड ऑपरेशन विजय, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन विजय जो है, ठीक है, ये इन्होंने इसको नाम दिया। और ये स्ट्राइक्स जो है चली 36 आवर्स एंड, ठीक है सर, 36 आवर्स तक ये स्ट्राइक चली थी और इसने 451 ईयर्स ऑफ पोर्तुगीज़ को एंड कर दिया था। अब आपको देखना होगा कि सबसे पहले पोर्तुगीज़ ही आए थे और सबसे एंड में ही पोर्तुगीज़ ने जो है वो इंडिया को छोड़ा था। ठीक है, मतलब PDEDF से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए, डच आए, इंग्लिश आए। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंच आए, तो ये सब लोग आए। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे, वास्को डी गामा 1498 में, और सबसे लास्ट में ही पोर्तुगीज़ ने सब लेफ्ट किया था इंडिया को। उसके बाद में देखिए, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वॉज रिपील्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। इसको रिपील किसके टाइम पे किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन या फिर नॉर्थब्रुक। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? लॉर्ड रिपन के टाइम पे इसको रिपील किया गया था। अब देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनेक्टेड इन 1878 किसके टाइम पे आया था? लीटन के टाइम पे। लॉर्ड लीटन इसको लेके आए थे। ठीक है, और इसके अंदर क्या था कि अगर कोई भी इंडियन पब्लिशर कोई भी रिपोर्ट या न्यूज़पेपर या कोई कंटेंट पब्लिश करना चाहता है तो उसको पहले इंग्लिश जो ऑफिसर्स होते थे उनसे एक बार चेक करवाना पड़ेगा। उनके विदाउट परमिशन कोई भी कंटेंट को पब्लिश नहीं कर सकते थे इंडियन पीपल। ठीक है, तो इट वॉज इनेक्टेड इन 1878 टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज प्रेस। ठीक है, उसको उसके फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए इसको लेके आया गया था। और इसको रिपील कब किया गया? 1881 में रिपील आया, 1878 में लीटन के टाइम पे। और इसको रिपील कब किया गया? 1881 में और रिपन के टाइम पे। ठीक है, इट वॉज इंटेंडेड टू प्रिवेंट द वर्नाकुलर प्रेस फ्रॉम एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ है उसका क्रिटिसिज्म ना कर पाए इंडियन जो लोग थे, तो इस वजह से इसको लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द INC इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही थी तो उनमें से सबसे पहले कौन आया?
साइमन कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, खेड़ा सत्याग्रह या दांडी मार्च। ठीक है, आपको सिर्फ इसका आंसर जानना ही मतलब काफ़ी नहीं है। अगर साइमन कमीशन का नाम आया तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि साइमन कमीशन कब आया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, दांडी मार्च कब हुआ। आप इसको प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए मतलब आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। अब हम इन सभी की डेट्स को देखते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 के टाइम में आया। खेड़ा सत्याग्रह 11 मार्च 1918, साइमन कमीशन 1928, 3 फरवरी 1928 और दांडी मार्च जो है वो मार्च 1930 में इंडिया के अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स ने इसको लीड किया था। ठीक है, तो उसके बाद में देखें द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पोंडीचेरी फ्रॉम द फ्रेंच। अब आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से हो गया कि पोंडीचेरी किसके अंडर थी, फ्रेंच लोगों के अंडर में थी। ठीक है, तो इसको कैप्चर कब किया, 1761, 1699, 1674 या 1738। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 1761 में। अब हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं फॉर आवर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इन द पीरियड ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, एंग्लो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों के बीच में वॉर्स चल रही थी, तो इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर बोला गया, जो कि 1742 से 1763 के बीच में चली। ठीक है, पोंडुचेरी चेंज्ड हैंड्स, मतलब पहले किसी और के अंडर थी और उसके बाद में किसी और के अंडर ये चली गई। इन 1761 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पुडुचेरी फ्रॉम द फ्रेंच एंड रिस्टोर द फ्रेंच कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1763 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो पुडुचेरी थी वो फ्रेंच से ले ली गई थी, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में देखिए सी राजा गोपालाचारी लेड द सोल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इन द गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु और द राजस्थान। सो इट इज़ तमिलनाडु। तो देखिए सी राजा गोपालाचारी स्टार्टेड द सोल्ट सत्याग्रह। ठीक है, सोल्ट सत्याग्रह दांडी वाले रूट पर तो महात्मा गांधी ने किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर लीडर्स ने इसको और जगह पर भी किया था, तो तमिलनाडु वाले एरिया में सी राजा गोपालाचारी ने इसको लीड किया था। कौन सी लोकेशन पे किया, वेदारण्यम में किया, तमिलनाडु में, और कब, अप्रैल 1930 में। ठीक है, ही डिफाइड द ड्रैकोनियन ब्रिटिश सोल्ट टैक्स, जो सोल्ट टैक्स था उसको मानने से मना कर दिया इन्होंने। और इनकी मार्च कहाँ से कहाँ तक थी, त्रिचु से वेदारण्यम। ठीक है, तिरुचि से लेकर वेदारण्यम तक इनकी मार्च थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए अलीवर्दी खान वॉज ए नवाब ऑफ। अलीवर्दी खान किसके नवाब थे, डेक्कन, मालाबार, अवध या फिर बंगाल। सो इट वॉज बंगाल। तो देखिए अलीवर्दी खान जो है वो क्या है, नवाब थे बंगाल के। 1700, ये 1700 है, 1740 से लेकर 1756 तक। ठीक है, 1740 से लेकर 1756 तक जो है अलीवर्दी खान जो नवाब थे बंगाल के। ठीक है, उन्होंने नासिरी डायनेस्टी को टॉपल किया और पावर जो है वो खुद ले ली। ही वॉज इज ऑल्सो नोन एज फॉर इज बैटल ऑफ बुर्दवान। बैटल ऑफ बुर्दवान हुई थी किसके अगेंस्ट हुई थी, मराठा एम्पायर के। तो इसमें ये जीत गए थे और इसलिए भी ये काफ़ी फेमस हैं। उसके बाद में देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ इम्फाल। ठीक है, तो इट वॉज 1944, 1901, 1862 और 1894। ठीक है, बैटल ऑफ इम्फाल जो हुई और जापान ने इंडिया को कब जो है वो इन्वेड किया, तो 1944 के अंदर। इस टाइम क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो देखिए द बैटल ऑफ इम्फाल हुई थी, टुक प्लेस इन द रीजन अराउंड द सिटी ऑफ इम्फाल। इम्फाल के पास में मणिपुर के अंदर ये हुई, और कब से कब तक हुई, मार्च से लेकर जुलाई 1944 में बैटल ऑफ इम्फाल हुई थी। ठीक है, जापानीज आर्मी अटेम्प्टेड टू डिस्ट्रॉय द अलाइड फोर्सेस एट द इम्फाल। ठीक है, जब जापानीज आर्मी ने अलाइड जो फोर्सेस थी, ठीक है, इंडियन आर्मी की या अदर जो फोर्सेस थी, ठीक है, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का अटेम्प्ट किया एंड इन्वेड इंडिया, और इंडिया को इन्वेड किया, बट दे वर ड्राइवन बैक इनटू द बर्मा विद द हैवी लॉसेस, और उनको लास्ट में काफ़ी लॉसेस हुए। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द निज़ाम ऑफ द हैदराबाद इन 1947। तो लास्ट निज़ाम जो हैदराबाद, क्योंकि 47 के बाद में तो इंडिया में इंडल्ज कर लिया गया था ना हैदराबाद को। ठीक है, तो ये सब लास्ट इसके निज़ाम कौन थे, मीर महबूब अली, ओस्मान अली, अकबर अली खान या नासिर जंग।
ठीक है, तो इट वॉज ओस्मान अली। ठीक है, तो देखिए मीर ओस्मान अली जो हैं वो लास्ट निज़ाम थे प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद के। द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उसमें से लार्जेस्ट वन कौन था? ब्रिटिश इंडिया का हैदराबाद था। ठीक है, और इस पे रूल किसने किया था लास्ट में? ओस्मान अली ने किया 1911 से लेकर 1948 तक। ठीक है, और 1948 के टाइम में तो हैदराबाद को फिर इंडिया में मर्ज कर लिया गया था। उसके बाद में देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल द ट्राई कलर ऑन द फॉरेन लैंड। ठीक है, सबसे पहले मतलब किसी अदर कंट्री में इंडिया के फ्लैग को किसने अनफर्ल किया? एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, बिकाजी कामा या बेगम हसरत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल ही जाता है। तो इट इज़ बिकाजी कामा। ठीक है, तो देखिए बिकाजी कामा वॉज द फर्स्ट इंडियन हु अनफर्ल्ड अवर कंट्री फ्लैग ऑन द फॉरेन सोइल एट द, कहाँ पे? जर्मनी में किया। जर्मनी में भी कहाँ पर? स्टुटगार्ट में। और ये कौन सी वो थी? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के अंदर स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में 22 अगस्त 1907 में इन्होंने इसको अनफर्ल किया और इसको क्या नाम दिया गया? सप्तऋषि फ्लैग इसको नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को फाउंड किसने किया? राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सूर्य सेन, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। सो इट इज़ राम प्रसाद बिस्मिल। तो देखिए जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको सेटअप किसने किया? राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको सेटअप किया 1923 के अंदर। और ये किसके बाद हुआ था? जो महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था और चोरी चोरा हत्याकांड जब हुआ फरवरी में 1922 में, तो उन्होंने इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो इसके बाद में जो HRA जो है वो स्टार्ट किसने किया? राम प्रसाद बिस्मिल ने 1923 में इसको शुरू किया और 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के बाद में NCM को वापस ले लिया गया था, जिससे काफ़ी अदर लीडर्स जो है वो नाराज़ भी हुए थे। उसके बाद देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इन विच स्टेट विल फाइंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट द लास्ट अमंग प्रिंसली स्टेट दैट मर्ज्ड विद द स्टेट। ठीक है, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हमें कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा? ठीक है, जो कि एक प्रिंसली स्टेट में मर्ज हुआ, तो इट वॉज उड़ीसा। तो देखिए मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है इज़ वन ऑफ द 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा। उड़ीसा की 30 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से ये है, और जो कि लार्जेस्ट है एरिया के अकॉर्डिंग। तो महाराजा ऑफ मयूरभंज कौन थे? सर प्रताप चंद्र भांज देव। तो सर प्रताप चंद्र जो है इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 1948 में, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का ये मर्ज हो गया किसके अंदर? कम्प्लीटली इंडिया के अंदर। और कब? 1948 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 इफेक्टिवली एंडेड इन द सिटी। अब देखिए ये सबको याद है कि ये मेरठ से शुरू हुई, ठीक है, बट थोड़ा सा लेवल को अप करने के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि एंड कौन सी सिटी के अंदर हुई? ग्वालियर, अमृतसर या फिर लखनऊ या फिर वडोदरा? तो इट इज़ ग्वालियर। तो देखिए द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 was started at मेरठ ऑन 10 मई। ठीक है, 10 मई एंड 1857 10 मई को ये शुरू हुई थी। और इंडिया के अलग अलग नॉर्दर्न, मोस्टली जो ये था नॉर्दर्न वाले पोर्शन में ही रही थी, बट ज़्यादा सक्सेसफुल ये नहीं रही। बट इसका रिकैप्चर ऑफ ग्वालियर बाय द ब्रिटिश, ठीक है, इसको रिकैप्चर कर लिया था ग्वालियर में, तो ये ग्वालियर में ख़त्म हो गई थी। और कौन था लीडर? कौन था? ह्यूज रोज के अंडर इसको कैप्चर कर लिया गया था 19 जून 1858 में। ठीक है, और ये इस टाइम पे फिर एंड हो गई। उसके बाद में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द INC मेक द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियल तरीके से डिमांड जो है वो INC ने कब की? तो इट वॉज 1934। तो देखिए INC ऑन 16 जून 1934 को फर्स्ट टाइम डिमांड करी, और किसने करी? MN रॉय ने की। ठीक है, MN रॉय ने।
टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, इसकी डिमांड की गई थी आईएनसी के द्वारा। कब? 1934 में। ठीक है, इट बिकेम एन ऑफिशियल डिमांड आईएनसी ने कब करी? 1935 में, और अनऑफिशियल तरीके से 1934 में एमएन रॉय ने करी थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द संथाल रिवोल्ट टेक प्लेस। अब संथाल रिवोल्ट कब हुआ? 1848, 74, 25 या 55? सो इट इज़ 1855। तो देखिए, द संथाल रिबेलियन टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1855 से लेकर 56 तक रही, और इसमें 4 मुर्मू ब्रदर्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो क्वेश्चन सिर्फ ईयर का पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ ले कि इसको लीड किसने किया था, इसके लीडर्स कौन थे। ठीक है, और ऐसे पूछते भी हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो इट वॉज लेड बाय द 4 मुर्मू ब्रदर्स। कौन थे? सिंधु, कान्हू, के चंद और भीरव। ठीक है, SK और CB। ठीक है, SK CB से आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, और इट वॉज नेटिव रिबेलियन अगेंस्ट बोथ द ब्रिटिश। अब ये रिबेलियन था किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट था, और जो अपर कास्ट का जमींदारी सिस्टम था उन दोनों के अगेंस्ट ही ये रिवोल्ट किया गया था। उसके बाद में देखिए, द स्वामी विवेकानंदा इस्टेब्लिश्ड रामाकृष्ण मिशन इन द ईयर। कौन से ईयर में रामाकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया गया? 1876, 97, 99 या 82? सो इट वॉज 97। ठीक है, तो देखिए, द रामकृष्ण मिशन is a philanthropic volunteer organization that was founded by the Ramakrishna। अब देखिए, ये रामाकृष्णा के कौन थे? शिष्य थे। कौन? विवेकानंदा। ठीक है, रामाकृष्णा के शिष्य कौन है? विवेकानंदा। और विवेकानंदा ने इसको इस्टेब्लिश किया, रामाकृष्ण मिशन को, अपने गुरु के नाम पर। और कब किया? 1 मई 1897 में। और कहाँ पर किया? इट हेडक्वार्टर्ड नियर द कोलकाता एट द बेलूर मठ इन होड़ा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोलकाता के पास में बेलूर मठ में किया, और वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखिए, द सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कांग्रेस सेशन। कौन से कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट ये इलेक्ट हुए थे? हरिपुरा, कलकत्ता, दिल्ली या फिर लखनऊ? सो इट वॉज हरिपुरा। तो देखिए, हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट इट्स हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। तो हरिपुरा सेशन में 1938 में इन्होंने क्या किया था? इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, एंड ही वॉज री इलेक्टेड। इनको री इलेक्ट भी किया गया त्रिपुरी सेशन में। और त्रिपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बट और ये किसके अगेंस्ट हुए थे? गांधी जी ने, देखिए, गांधी जी ने अपना कैंडिडेट जो है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो देखिए, गांधी जी ने अपना कैंडिडेट को चुना था। कौन? पत्तबी सीतारमैया। और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। बट ठीक है, ये क्या हुए? जीत गए। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो इस चीज़ से मतलब गांधी जी काफ़ी ऑफेंड भी हो गए थे। ठीक है, और ये कब की बात है? 1939 की त्रिपुरी सेशन की। तो लेकिन अगर हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेसिडेंट सबसे पहले ये हरिपुरा में सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद में देखिए, द औरंगजेब रूल्ड द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1655 टू 1709, 1658 टू 1707, 1657 टू 1709, 1656 टू 1708। सो इट इज़ 1658 टू 1707, 1658 से 1707 तक। औरंगजेब जो है वो मुगल एम्परर रहे 1658 से 1760। वो लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर थे। देखिए, मुगल एम्परर तो औरंगजेब के बाद में भी काफ़ी थे, बट अगर हम ग्रेट जो बात करें ना, ग्रेट मुगल एम्परर्स की, तो ये लास्ट वन थे। अंडर ही मुगल एम्परर रिच इस ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। काफ़ी एक्सटेंट भी हुआ मुगल एम्परर का, मुगल एम्पायर का, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज़ थी ना, जैसे बहुत क्रूल मुस्लिम रूलर थे ये, तो मतलब इनकी पॉलिसीज़ ने ही इनका डिसोल्यूशन करने में हेल्प किया। ठीक है, उसके बाद में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस रॉय अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882। हंटर कमीशन कौन वाइस रॉय लेके आए? लॉर्ड मिंटो, लिटन, रिपन या मायो? सो इट वॉज लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो देखिए, हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 1882 में आया, क्या आया? हंटर कमीशन। कौन लेके आए? लॉर्ड रिपन लेके आए, अंडर द विलियम विल्सन हंटर।
ये कौन थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइस रॉय जो है उसके एक मेंबर थे, कौन? विलियम विल्सन हंटर। और इन्होंने इंडिया में क्यों आया था हंटर कमीशन? इंडिया में एजुकेशन की प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए इस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड था तो इसको एजुकेशन कमीशन भी बोला गया था, ठीक है। इट रिकमेंडेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू द लोकल बोर्ड्स, कि जो प्राइमरी एजुकेशन है 1st to 5th की जो एजुकेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बोर्ड्स को देनी चाहिए, ये इन्होंने रिकमेंड किया था। उसके बाद में देखिए द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज फर्स्ट संग एट विच कांग्रेस सेशन? बेलगांव, कलकत्ता, लाहौर या त्रिपुरी? सो इट इज़ कलकत्ता। तो देखिए हम इसके बारे में जानते हैं। जन गण मन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट संग एट द कलकत्ता सेशन, ठीक है। कलकत्ता सेशन में ये हुआ, गाया गया। और कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911, ठीक है, 1911 में। इट वॉज कंपोज्ड, इसको कंपोज किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। और कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में किया, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के टाइम की अगर हम बात करें तो इट वॉज अडोप्टेड इन इट्स हिंदू वर्जन एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इसको कब अडोप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। Who among the following was one of the speaker after Jawaharlal Nehru to address the parliament on the midnight of the 15 अगस्त 1947? अब ये सभी को पता है कि 15 अगस्त के टाइम पे, 15 अगस्त से पहले मतलब 14 अगस्त की रात को जवाहरलाल नेहरू ने एड्रेस किया था, ठीक है। बट उनके बाद में कौन स्पीकर आए और किसने इसको एड्रेस किया? तो इट वॉज राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजा गोपालाचारी या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? सो इट वॉज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वॉज अ स्पीच, ये स्पीच थी जिसको जवाहरलाल नेहरू ने दिया टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इन द पार्लियामेंट ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस टुवार्ड्स द मिडनाइट ऑन द 14 अगस्त 1947, ठीक है। उन्होंने इसको एड्रेस किया, लेकिन इसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी स्पीच को डिलीवर किया और उन्होंने बताया कि ये कितनी एक बड़ी विक्ट्री है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस फाइनली मिल गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इन विच मंथ ऑफ द 1915 डिड महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका? ठीक है, 1915 में आई, ये हमको पता है, बट कौन से मंथ में आई ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जुलाई में, जनवरी में, मई में या मार्च में? तो इट वाज जनवरी। तो देखिए महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से वो आए, रेसिज्म के ऊपर उन्होंने वहाँ पर काफ़ी काम किया साउथ अफ्रीका में। और कब आए? 9 जनवरी 1915 को वो आए। ही लेफ्ट साउथ अफ्रीका ऑन 18 जुलाई 1914 को उन्होंने अफ्रीका को क्या कर दिया था? लेफ्ट कर दिया था। और वहाँ वो कितने टाइम तक रहे थे? 21 साल तक रहे थे। हिज अराइवल इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो जब वो आए तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस को भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद में देखिए When did Sawjudullah and the Shah Alam sign treaties at the Allahabad with the Robert Clive? रॉबर्ट क्लाइव के साथ में सौजुद्दौला और शाह आलम ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन की? 1766 में, 67 में, 64 में या 65 में? सो इट इज़ 1765, 1765 में। अब देखिए द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड ऑन द 12 अगस्त 1765। 1765 में ये साइन की गई मुगल एम्पर शाह आलम में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और कब की गई? बैटल ऑफ बक्सर के बाद में। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हुई, उसके बाद में ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसमें क्या डिसाइड किया गया? शाह आलम ने साइंड अवेस, मतलब शाह आलम ने साइन किया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी राइट्स क्या होते हैं? टैक्स कलेक्ट करने के जो राइट होते हैं उसको दीवानी राइट्स बोलते हैं। ठीक है, कि इन एरियाज़ में बिहार, उड़ीसा और बंगाल में, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जो टैक्स कलेक्शन है वो कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें साइन किया गया था। हु वॉज फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द
वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया? तो तेज बहादुर सप्रू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पी.एस. शिवस्वामी इयर या सैयद अली इमान। सो इट वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, ठीक है, मोर्लेमिंटो रिफॉर्म्स 1909 के, उन्होंने इम्पावर किया द गवर्नर जनरल को ये पावर दी कि वो एक इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल के पास में ये पावर है कि वो एक इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, और कहाँ करेंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और वो सबसे पहले कौन नॉमिनेट हुआ था? दिस लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो फर्स्ट इंडियन मेंबर जो है वो नॉमिनेट हुए थे, ठीक है। In which of the following years did the India come under the direct rule of the British Crown? ब्रिटिश क्राउन के अंडर डायरेक्ट इंडिया कब आ गया था? 68 में, 88 में, 78 में या 1858 में? सो इट वॉज 1858 में, जब वो म्यूटिनी हुई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है, जिसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द लिक्विडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर्स जो है वो ले ली गई थी, और जो सारी पावर है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था? ट्रांसफर्ड द पावर टू द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। कंप्लीट ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है वो सारी पावर शिफ्ट कर दी गई थी। Who was executed at Lahore in November 1915 for his role in the Ghadar conspiracy in Feb 1915, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि फैब 1915 में जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, गदर कॉन्स्पिरेसी, उसमें किसको एग्जीक्यूट किया गया? लाहौर में 1915 नवंबर 1915 में एग्जीक्यूट किसको किया गया? तांतिया मामा, करतन सिंह सराभा, मंगन भाई पटेल या विजय सिंह पातिक? तो इट वॉज करतन सिंह सराभा। तो देखिए, द करतन सिंह साराभावास एंड इंडियन सिख रिवोल्यूशनरी थे ये, ठीक है। और लाहौर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल में इनको एक्यूज़ किया गया था। ए लीडिंग ल्यूमिनरी ऑफ द गदर पार्टी में भी इनका काफ़ी रोल था, ठीक है, काफ़ी मेन लीडर थे ये। तो ही वॉज, इस वजह से इनको लाहौर में 1915 में लाहौर में क्या कर दिया गया था? एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ठीक है, जो कि कब हुई थी? फैब 1915 में हुई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड नॉट अकर इन 1919 में कौन सा इवेंट नहीं हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, रोलेट एक्ट या फिर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? सो इट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? इसको अनाउंस किया गया जुलाई 1905 में। 1905 में इसको अनाउंस किया गया जुलाई में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और ये एक्चुअल में कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में। और इसको रिपील कब किया गया? 1911 में। और उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1906 में। सूरत स्प्लिट होता है 1907 में, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो जाते हैं। मोर्लेमिंटो रिफॉर्म्स आता है 1909 में, ठीक है, जिसमें अभी मैंने बताया गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो एक इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। कम्युनल जो इलेक्टोरेट्स है उसका सिस्टम दिया गया मुस्लिम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद में होम रूल मूवमेंट शुरू होती है 1915 में, ठीक है। एनी बेसेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पर। फिर लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट में जो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम्स है वो एक साथ आ जाते हैं। फिर रोलेट एक्ट आता है 1919 में। जलियांवाला ट्रेजेडी होती है, ठीक है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 13 अप्रैल 1919 को। और खिलाफत मूवमेंट होती है 1920 और से लेकर 1922 में, ठीक है। इसी टाइम पे NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रहा होता है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में उसमें चोरी, उन्होंने गांधी जी ने बोला था कि हमें वायलेंस नहीं करना है, बट चोरी चोरा में क्या होता है? वायलेंस हो जाता है फैब 1922 में। तो NCM को वापस ले लिया जाता है, ठीक है। फिर अलग अलग पार्टीज़ की रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ी एक्टिव हो जाती हैं इस करके। इसके बाद में फिर 1900, ठीक है, उसके बाद में देखिए
1927 के बाद में अलग जो एक स्फेयर है अपने इंडियन इंडिपेंडेंस का, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज कॉल्ड द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। ग्रेट डिवाइड की ईयर कौन सी ईयर को माना जाता है? आप यकीन मानिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से भी ये आता है, हिस्ट्री के एस्पेक्ट से भी ये आता है। ठीक है, तो 1931, 1911, 1921 या फिर 1951। ठीक है, पीडीएफ के लिए, क्विज के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी करंट अफेयर्स की और अपनी स्टैटिक जीके की। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।